हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि धोलावीरा को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साइप्रस को लेकर के। तो साइप्रस जो है वो मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न पार्ट पर थर्ड लार्जेस्ट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये जो साइप्रस है पहले ब्रिटेन के अंडर आता था। 1960s में इसको इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन 1974 में इसका जो नर्दर्न पार्ट है यहाँ पर टर्की ने अपना इन्वेजन किया और आज जो है टर्की इस एरिया को लेकर के अपना क्लेम करता है। जो ये साइप्रस की लोकेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को कि दिल्ली हाई कोर्ट जज के रूप में सौरभ कृपाल जो एक लॉयर हैं और जिन्होंने जो एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है इनके राइट्स के लिए काफ़ी अच्छे से अपना रोल प्ले किया था। काफ़ी पैशनेट लेवल पर इनकी एडवोकेसी उन्होंने की थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम चाहता है कि इनका अपॉइंटमेंट किया जाए। ये जो प्रोसीजर है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। यहाँ पर 2017 में जो दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। फिर इसको एग्री किया था सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कि बिल्कुल उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन अभी तक जो इस पर रिजल्ट है वो नहीं आया है। यहाँ पर 2022 नवंबर का है जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रेफर किया दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को कि दोबारा से रिकंसीडर किया जाए इनके नेम को लेकर के। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि सौरभ कृपाल जो है वो एक गे हैं और यहाँ पर उनका जो पार्टनर है उसको लेकर के मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनका जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर के जो उन्होंने जो एडवोकेसी की, इसके बेसिस पर जो बायस्ड नेचर है वो उनका देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का मानना है कि वो उनका प्राइवेसी है, वो उनका पर्सनल रीजन है। इसके बेसिस पर उनका जजमेंट को लेकर के या किसी भी इशू को रिव्यू करना, ये सब चीज़ें जो है वो बायस्ड कैसे हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम डिस्कस करें तो कॉलेजियम जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके बारे में बेसिक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। ये जो कॉलेजियम टर्म है ये किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इवॉल्व नहीं हुई है, ना ही इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में दिया हुआ है। जो जुडिशरी के जो जजमेंट्स हैं जिनको आप 3 जजेस केस के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस जो है, इसके बेसिस पर ये जो प्रोसीजर है, ये जो टर्म है वो इवॉल्व होकर के आई है। ओके तो इस तरीके की कोई भी टर्म जो न्यूज़ में रहती है ना उसको लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स में आप हर बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो जरूर देखोगे जिसमें जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उस टर्म को लेकर के 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे। एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है या फिर एक्ट के थ्रू जो है ये इवॉल्व हुई है। तो बेसिक जो ऑप्शन है या बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो देखो यहाँ पर जो बुर्का जो है उसको लेकर के यूपी कॉलेज जो है, यूपी स्टेट है वहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ पर डिनाई देखने को मिला। देखो अगर हम बात करें तो हिजाब जो है ये अलग अलग तरीका है, मतलब बुर्का हिजाब ये एक प्रोसीजर है, एक क्लोथ होता है जिससे हेड जो है उसको कवर किया जाता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि सेम इसी तरीके का इशू जो है हिजाब को लेकर के देखने को मिला था कर्नाटका में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसको नलीफाई किया था। वहां पर पिटीशन डाली गई। पिटिशनर्स ने बोला कि आर्टिकल 25 जो है वो हमें रेगुलर करता है कि हम हिजाब को कैरी कर सके, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है। जो आपकी ड्रेस कोड डिसाइड किया गया है उसी को यूनिफॉर्म लेवल पर आप सभी कैरी करें और जो कॉलेज है वहां पर जो है वो इक्वलिटी को मेंटेन किया जाए। ओके अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उस इशू को फिर सेंड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच जो है उस इशू को सुनती है और दोनों में एक स्प्लिट जो वर्डिक्ट है वो उनका देखने को मिलता है। उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि एक
मतलब ज़्यादा जजेस की जो संख्या वाली जो बेंच है वो इसको अब रीड करेगी, इसको सुनेगी और हिजाब को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको रखी। अब यहाँ पर बुर्का को लेकर के इशू देखने को मिला है। तो देखो इस तरीके की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ही है, काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल रही है, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर देखो जो जैसे कि हमने कर्नाटका में देखा, तो कर्नाटका में गवर्नमेंट की तरफ से मानना था कि आर्टिकल 25 के बेसिस पर आप चाह रहे हो कि रिलीजियस जो कस्टम्स हैं उनको हम रेगुलर कर सकें, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। और देखो जो जुडिशरी है उन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाया भी है। जैसे कि 2004 में जो आनंद मार्ग सेक्ट जो है वो क्या करते थे, तांडव डांस को, मतलब जो भी आपका ओपन एरिया है वहां पर आप उसको परफॉर्म करते थे, पब्लिक स्टेट्स में ये परफॉर्म किया जाता था, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया कि आपकी ये जो प्रैक्टिस है, मतलब आनंद मार्ग सेक्ट की जो तांडव डांस जो प्रैक्टिस है ये आपकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसको आप जो है वो ओपनली फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ में ही इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं इसको लेकर के बार बार इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। जुडिशरी ने टाइम टू टाइम जो हिजाब है उसको लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2015 में जब नीट का एग्जाम हो रहा था तो उस टाइम में जब सीबीएसई ने अपनी जो गाइडलाइंस रिलीज की तो उसमें क्लियरली बोला था कि ड्रेस कोड जो है आपको ये पहन के आना है। फिर कुछ पिटीशन डाली गई तो वहां पर कोर्ट ने बोला कि हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं वो हिजाब पहन करके आई, बुर्का पहन करके आई, तो उनको लेकर के अलग से प्रोविजन जो है वो आप रिलीज करो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सेम बात बोली गई कि आप इसको रेगुलर कीजिए, लेकिन 2018 का एक केस है जिसमें केरला हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि वहां पर क्या हुआ कि स्कूल यूनिफॉर्म और उसको लेकर के क्लेम किया गया कि ये जो हमारा जो ड्रेस कोड है, हमारा जो रिलीजियस जो ड्रेस कोड है उसको कैरी नहीं करने दिया जाता। तो उसमें जुडिशरी ने इंटरफेयर किया। जुडिशरी ने बोला कि जो स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसी को आप फॉलो करेंगे, उसके अलावा जो है यहाँ पर किसी अलग तरीके का जो कपड़ा है वो आप नहीं पहन करके आ सकते हैं। तो सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अलग अलग सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग उसका जो है अलग अलग आंसर जुडिशरी के द्वारा भी दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिजाब को लेकर के अब देखो, ये बुर्का को लेकर के यहाँ पर डिनाई किया गया है, हो सकता है इसकी पिटीशन अप्लाई की जाए। अब इसमें क्या रिजल्ट रहेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोक्सो एक्ट के बारे में, और सेकंड हम डिस्कस करेंगे ASER जो रिपोर्ट आई है अभी उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें सबसे पहले पोक्सो एक्ट के बारे में, तो देखो राइटर जो है उनका ये बोलना है कि 2012 में पोक्सो एक्ट को बनाया गया था, और इसका एक बेसिक अगर हम देखें कि किसके बेसिस पर जो पोक्सो एक्ट है वो लाया गया, तो 1992 का जो UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है उसके बेसिस पर, मतलब ये जो है इसका बेसिक फाउंडेशन था, और इसके बेसिस पर ही पोक्सो एक्ट लाया गया। मतलब बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट से एक तरीके से रोका जा सके, उनके खिलाफ जो भी इश्यूज हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके, इसके बेसिस पर पोक्सो एक्ट लाया गया। लेकिन 10 साल हो गए, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है पोक्सो एक्ट को लेकर के जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कन्विक्शन रेट है पोक्सो एक्ट के अंडर वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी लो लेवल की है। दूसरा, यहाँ पर देखो पोक्सो एक्ट का एक सिग्निफिकेंट फीचर है कि यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल नेचर के बेसिस पर केस को रजिस्टर किया जाता है। मतलब मेल और फीमेल को अलग तरीके से, बॉय एंड गर्ल को अलग तरीके से जो केस है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो 1000 पोक्सो केसेज में जो गर्ल है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में मेल चाइल्ड विक्टिम्स जो हैं उनके हैं 0.8%। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि सोसाइटी में अभी भी मेल चिल्ड्रन को लेकर के जो केसेज हैं उनको ज़्यादा सीरियस इशू के रूप में नहीं लिया जाता है, और इसी के बेसिस पर वो अनरिपोर्टेड देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर राइटर ने पोक्सो एक्ट को लेकर के कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर फोकस किया है। फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो देखो अभी तक 10 साल हो गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर है उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। अभी भी पोक्सो एक्ट के अंडर जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर ही किया जाता है। तो इसको लेकर के अलग से
जो प्रोसीजर है कि पोक्सो एक्ट को लेकर के अलग से कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है पॉइंट। दूसरा बेसिक ये है कि पोक्सो एक्ट के अंडर अगर कुछ इशू होता है तो जो भी सुनवाई होती है वहाँ पर वीमेन, जो भी अफेक्टेड चाइल्ड है, उसकी जो सुनवाई है, उसका जो स्टेटमेंट है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है वीमेन सब इंस्पेक्टर के सामने, या तो चाइल्ड के रेजिडेंस पर या फिर प्लेस ऑफ चॉइस के ऊपर। ओके। लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया में जो पुलिस फोर्स में विमेन का जो पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ 10% है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर विमेन स्टाफ है ही नहीं, ना के बराबर है। फिर आप इस तरीके से पॉक्सो एक्ट जो है उसके बेसिस पर कैसे आप जो है रजिस्टर कर सकते हो केसेस को। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन होम अफेयर्स जो है उन्होंने एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, और स्कीम का नाम है इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वीमेन, or which was to be made up to 15 police officers with at least 1/3 comprising women officer and headed by an additional superintendent of police in each district। तो ये डिसाइड किया गया कि हर स्टेट जो है वहाँ पर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाए, और जो पुलिस फोर्स हो उसमें 1/3 जो है वीमेन हो, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट पे इस तरीके का प्रोसीजर हो, ताकि जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। 50-50 जो इसका एक्सपेंडिचर है वो सेंटर और स्टेट मिल करके उठाएं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी इस तरीके के बेसिक प्रोविजन इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इशू ये है कि देखो, जो यहाँ पर एक प्रोविजन रखा गया है पॉक्सो एक्ट में कि ऑडियो वीडियो जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और 2018 में एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि ऑन कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग द सीन ऑफ क्राइम ऑफ हीनियस ऑफेंसेस यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स, मतलब इसका यूज किया जाए अगर कोई हीनियस क्राइम है तो ऑडियो का भी और वीडियो का भी। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि आप रिकॉर्ड तो कर लोगे, लेकिन उनको स्टोर करना, उनको किस तरीके से रखना है, कहाँ पर वो जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए, इसको लेकर के कोई भी जो प्रोसीजर है वो नहीं रखा गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉक्सो एक्ट में जो भी इंडल्ज पर्सन होता है उसकी एज को लेकर के, या जो अफेक्टेड चाइल्ड होता है उसकी एज को लेकर के किस तरीके से डिसाइड किया जाए। तो यहाँ पर जो है, जो उनकी डेट पेरेंट्स के द्वारा लिखवाई जाती है, स्कूल में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बेसिस पर उसी को अब यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर राइटर का ये मानना है कि बायोलॉजिकल बेसिस पर हम किस तरीके से, मतलब मैनुअली बेसिस पर जो एज है उसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस पर या अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हमें जो है वो एज डिसाइड करने का प्रोसीजर इसमें इंसर्ट किया जाना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, अगर सेक्सुअल इशू होता है तो सीआरपीसी के अंडर ये होता है कि 2 महीने के अंदर जो है वो आपको चार्जशीट फाइल करनी है। और अभी हमने देखा कि सीआरपीसी के बेसिस पर ही ज़्यादातर पॉक्सो एक्ट में जो इशू है उनको टैकल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है, इसका मतलब आपको जो है वो प्रोसीजर बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। मतलब जो एक रिजल्ट है, हो सकता है बहुत सारी जो ट्रथ हैं वो उसमें पीछे रह जाएं, प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सामने ही ना पाए। तो यहाँ पर टाइम बाउंड जो है वो होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अलग जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाना चाहिए, जाकि जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। ओके। और दूसरा यहाँ पर इशू ये है कि 90 डेज में जो अक्यूज जो है उसके अरेस्ट के 90 डेज में अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसको बेल मिल जाएगी। और अगर 60 डेज में, एफआईआर के 60 डेज में चार्जशीट फाइल की जाती है और अरेस्ट नहीं किया जाता है तो अक्यूज्ड में सीक बेल इमीडिएटली आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो ये कुछ प्रोसीजर है, इनके बेसिस पर तो यहाँ पर बताया गया, दस इट इज द अक्यूज्ड नॉट द विक्टिम हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन ए शॉर्टर टाइम। तो कम समय में ये जो प्रोसीजर होता है इसकी वजह से उनको जो है वो बेनिफिट देखने को मिलता है। ओके। तो जो अक्यूज जो होता है उसको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है, जो विक्टिम होता है उसको यहाँ पर बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो, पॉक्सो एक्ट लाने का बेसिस ये था कि जो चाइल्ड को लेकर के जो इश्यूज है उनको हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो भी बेसिक प्रॉब्लम है उनको हमें सही करनी चाहिए, तभी जाकर के इस एक्ट को बनाने का जो बेसिक जो रीजन था, जो हम चाहते थे कि इस ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करे, तभी जाकर के उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पॉक्सो एक्ट फुलफिल कर पाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है
तो देखो 2018 से 2022 में यहाँ पर ASER 4 साल के गैप के बाद में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर पब्लिश की गई है न्यू दिल्ली में। और ये जो प्रोसीजर है, ओके, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने फोकस किया है कि देखो कोविड के बाद में अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन में मतलब जो रजिस्ट्रेशन है चिल्ड्रन का वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका पहले अगर हम बात करें 2018 में ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर जो था वो 97.2% था, लेकिन ASER 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 98.4%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे ज़्यादा जाते थे, अभी गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है वो ज़्यादा उनका इंक्लूजन या ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका बेसिक कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो कोविड की वजह से लोगों का जॉब लॉस हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, जैसे कि जो मिड डे मील स्कीम है, साथ ही साथ में जो भी उनकी एजुकेशन को लेकर के जो भी जैसे कि टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कशीट और टीचिंग लर्निंग मटेरियल शेयर्ड रिमोटली, मिड डे मील, राशन, ये सब कुछ जो है वो स्कूल जब बंद थी तब भी प्रोवाइड करवाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो इसकी वजह से भी ये इंक्लूजन जो है वो बढ़ सकता है। और प्राइवेट स्कूल जो है उनकी तरफ लोगों का क्या हुआ है, रुझान कम हुआ है। इसका बेसिक ये है कि एक तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो डिक्रीज हुई है। दूसरा क्या है कि कोविड के टाइम में बहुत सारी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल जो है उनका परमानेंट क्लोजर देखने को मिला। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो है इंक्लूजन वो ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर जो फोकस किया गया है उसमें ये है कि जो बेसिक आपकी स्किल होनी चाहिए मैथ को लेकर के, या फिर रीडिंग हैबिट्स जो होनी चाहिए, मैथ कैलकुलेटिंग जो स्किल्स होनी चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव जैसे कि निपुण भारत जो है, जो निपुण इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो इस तरीके के जो प्रोसीजर हैं उनको इम्प्लीमेंट हमें करना होगा, तभी जा कर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टेक्स्ट पेज पर है, और यहाँ पर जो इशू है तो देखो पाकिस्तान में जो दोबारा से पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है, वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोबारा से चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन हो। तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उसमें 342 सीट्स हैं, जिसमें से 272 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 70 जो हैं वो रिजर्व की गई हैं वीमेन और माइनॉरिटीज़ के लिए, और इसमें से 173 सीट्स जो हैं वो पंजाब अकेले वहाँ का जो प्रोविंस है वहाँ से आती है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अगर कोई पार्टी पंजाब को भी अगर डोमिनेंस रखती है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो अपनी इजीली गवर्नमेंट बना सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है कि हम जल्द ही राम सेतु को लेकर के जो पिटीशन डली हुई है उस पर जल्द ही हमारा डिसीजन आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि राम सेतु मतलब एडम्स ब्रिज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं राम सेतु एडम्स ब्रिज। इसको लेकर के अलग अलग क्लेम है, अलग अलग थ्योरी है, लेकिन हिंदू पिलग्रिम्स ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू डिवोटीज जो है वो ये मानते हैं कि भगवान राम जो है वो यहाँ से सीता को बचाने के लिए यहाँ से उन्होंने ये जो ब्रिज है इसका फॉर्मेशन किया गया था। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जल्द ही हम नेशनल मोन्यूमेंट्स जो है इसको डिक्लेयर करेंगे। अब दूसरा, इस पिटीशन में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है इसमें सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है, सिप के चैनल प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। अब ये सेतु समुद्रम सिप प्रोजेक्ट क्या है कि देखो हमारे इंडिया को अगर हम मैप में व्यू करें तो आप सभी को पता है कि सर्दर्न पार्ट इस तरीके से है और यहाँ पर है श्रीलंका। अभी यहाँ से यहाँ तक कोई शिप को जाना है तो हम ये रूट फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि यहाँ से जो है वो हम एक कैनाल बनाए और उसका यूज़ करते हुए, इस एरिया का यूज़ करते हुए, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी जो है वो भी बचेगी, फ्यूल जो है उसको भी हम सेव कर पाएंगे। लेकिन इसको लेकर के पिटीशन ये डाली गई कि जो
या हेरिटेज साइट हैं, इन सभी को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर के अश्योर किया कि जो प्रोजेक्ट है, मतलब राम सेतु जो है, एडम्स ब्रिज जो है, उसको इसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो, हमारी आर्मी जो है उसमें विमेन का इंक्लूजन और जल्द ही उनको हायर लेवल पर जो है वो भी प्रमोट किया जाएगा। ऐसे जो डाटा है वो यहाँ पर रख रखे हैं कि कुछ ऐसी सीट्स हैं 244 जो हैं उनको आर्मी में कंसिडर किया गया है, 244 सीट्स को, कि यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिलेगा, जिसमें से 108 सीट जो हैं वो वैकेंसीज कुछ देखने को मिल रही हैं। तो जनवरी एंड तक ये देखने को मिल रहा है कि वीमेन जो है वो हायर लेवल रैंक ऑफिसर लेवल तक जो है उनका इंक्लूजन आर्मी में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बोला है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम का एक अल्टरनेट देखने को नहीं मिल जाता कि इस तरीके से जो है वो हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, उनका ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। ये कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, इसमें जो हमारे जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट और उनका जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो इसके थ्रू जो है डिसीजन लिया जाता है। तो जब तक एक अल्टरनेट अगर सामने नहीं आता है तब तक कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता रहेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।